Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of September 2020. तो 8 सितंबर 2020 से कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ सब कंपोनेंट ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. तो DAY-NRLM का ये पार्ट है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है. दूसरा स्टेटमेंट है, इट एम्स टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट्स एफर्ट टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस बाय हेल्पिंग स्टार्ट एंड सपोर्ट रूरल इंटरप्राइजेस. कौन कौन से स्टेटमेंट सही है. तीसरा स्टेटमेंट एक और है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये तीन स्टेटमेंट्स हो गए. अब आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है. 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3. दूसरा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज. तो पार्लियामेंट्री कमिटीज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118. तो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 से ये अपनी पावर ड्राइव करते हैं. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज. कौन सा स्टेटमेंट सही है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या नन. क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, but the court has defined the term basic structure clearly and listed all the principles which are under it. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो डिफाइन नहीं किया है बेसिक स्ट्रक्चर टर्म को, लेकिन कोर्ट जो है उसने डिफाइन किया है बेसिक स्ट्रक्चर को क्लियरली एंड लिस्ट किए सारे प्रिंसिपल जो कि उसके अंतर्गत हैं. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द इंडियन जुडिशरी हैज द पावर टू रिव्यू और स्ट्राइक डाउन द अमेंडमेंट्स to the constitution by parliament which are in conflict with or seek to alter the basic structure. यानी कि इंडियन जुडिशरी के पास पावर है to review and strike down the amendments by the constitution in the constitution by the parliament which are in conflict with the basic structure. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या नन. क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं. आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज द एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी to the United Nations Convention against illicit traffic in narcotics, drug and psychotropic substances 1988. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. Which of the following is not correct. ठीक है ना. 1 only, 2 only, both, या none. So these are the basic questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. इनके आंसर्स आप करने की कोशिश करिएगा. Now let's start with the news analysis part. The first news is government intervention in education policy should be minimal. अब प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होना चाहिए इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी दैट शुड बी मिनिमल. एग्जैक्ट वर्ड्स देखें तो एजुकेशन पॉलिसी एंड द एजुकेशन सिस्टम आर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द कंट्री. एजुकेशन एंड एजुकेशन पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर कोई कंट्री अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल करना चाहती है. अब आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सामने लाई गई, इनॉग्रेट की गई, एंड उसी का इनॉग्रल सेशन था. बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इनॉग्रल सेशन था. उसमें इन्होंने कहा है बेसिकली जो एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है बहुत कम होना चाहिए उसके अंतर्गत, है ना, ताकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अच्छे से वर्क कर सके प्रॉपर्ली. थोड़ा सा मैं आपको इस बार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जस्ट बेसिक फैक्ट्स बता दूं. तो बेसिकली द एम इज टू यूनिवर्सलाइज एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन द स्कूल एजुकेशन बाय 2030. स्कूल एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट 100% बाय 2030. Then gross enrollment ratio in higher education to be raised to 50%. हायर एजुकेशन में 50% बढ़ाना है बाय 2035. 2035 तक का टारगेट रखा गया है. नो रिजिड सेपरेशन यानी कि एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल इनके बीच में कोई ज़्यादा रिजिड डिफरेंस नहीं किया जाएगा. NEP 2020 will bring 2 crore out of school children back into the mainstream.
वोकेशनल ट्रेनिंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6th विद इंटर्नशिप, तो क्लास 6वीं से ही आपको वोकेशनल ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी। तो जो 10+2 का सिस्टम था उससे बढ़कर क्या 5-3-3-4 का सिस्टम आ गया, यानी कि 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी के अंतर्गत जो रहेगा वो। तो 5-3-3-4 यानी कि जोड़ो तो 15 आपको मिलेगा, 5-6-3-8 3-11 4-15 है ना। तो 12 साल तो स्कूलिंग के हो गए प्लस 3 साल आपके आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के हो गए। देन टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। तो ये कुछ बेसिक प्रोविजंस है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आया गया है। इसके अलावा साइंस के लिए एक अलग फोरम बनाया गया है और बेसिक ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि एम है, टारगेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। और इसी के रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर ने कहा था देयर शुड नॉट बी एनी इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस विद दैट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल टेस्ट पुट्स इंडिया इन एलीट क्लब। अब हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट की गई बाय द DRDO। याद रखिएगा किसने की है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट, हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट को किया है। अब देखो सबसे इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। पहला चीज़ कि हाइपरसोनिक क्या होता है, ठीक है ना, इससे जो एक फैक्ट निकल करके आता है। और दूसरी चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे DRDO क्या है, कब बनी थी, कैसी बॉडी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको बेसिक पता होनी चाहिए। तो अगर हम हाइपरसोनिक की बात करें यानी हाइपरसोनिक या ये क्या होता है, तो देखो इसमें बेसिकली 3-4 क्लासिफिकेशन होते हैं, 3-4 क्लासिफिकेशन। पहला होता है एक सबसोनिक, सबसोनिक होता है। दूसरा होता है ट्रांसोनिक, ट्रांसोनिक होता है। तीसरा होता है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। और चौथा होता है आपका हाइपरसोनिक। तो याद रखिएगा जो ट्रांसोनिक होता है अगर स्पीड इज इक्वल्स टू मैक 1 के बराबर है। मैक 1 जो है ये साउंड की स्पीड को लिया जाता है, साउंड की स्पीड को मैक 1 माना जाता है, ठीक है ना। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज मैक 1, MACH मैक 1। यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा खाली जगह में बना करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो आपकी मैक 1 ली जाती है, मैक 1 ली जाती है। अब अगर स्पीड इज इक्वल्स टू मैक 1 तो वो कहलाता है ट्रांसोनिक, दैट इज नोन एज ट्रांसोनिक। इफ इट इज लेस देन मैक 1 देन इट इज नोन एज सबसोनिक। मैक 1 से कम है तो सबसोनिक। मैक 1 से लेकर के मैक 5 तक है तो ये सुपरसोनिक है, एंड ग्रेटर देन मैक 5 है तो आपका हाइपरसोनिक है। ग्रेटर देन मैक 5 हाइपरसोनिक है। रिमेंबर दीज क्लासिफिकेशन, दिस आर क्लासिफिकेशन एज पर नासा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। याद रखिएगा सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको DRDO के बारे में बता दूं। DRDO इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या है DRDO का? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। DRDO का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फॉर्म हुआ था 1958 में, 1958 में बना था। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1958। रिमेंबर दैट इट वॉज फॉर्म्ड इन 1958, ये भी याद रखना। और जब ये बना था तब इसको बेसिकली मर्जर हुआ था। टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट है एंड बेसिकली इनके मर्जर के बाद इसको बनाया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा DRDO एक 1958 में बनी थी एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो है स्ट्रेंथ, आई थिंक स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, ऐसा कुछ करके है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज ऐसा इसका मोटो है। 1958 में बना था। ये सारी चीज़ याद रखिएगा। पेरेंट मिनिस्ट्री जो है इसकी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है ना। अब क्या नीड थी हाइपरसोनिक की, देखें। अ न्यू फीचर ऑफ द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल था। स्पीड देखो मैक 6 थी, मैंने आपको आज ही बताया कि मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड को ही आप हाइपरसोनिक में लेते हैं। इट रीच्ड एल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर वेयर heat shields separated at hypersonic speed. It uses a scramjet engine in which air enters at supersonic स्पीड एंड कम्स आउट एट हाइपरसोनिक स्पीड। तो स्क्रैमजेट इंजन है जिसमें एयर इंटर करती है सुपरसोनिक स्पीड मतलब 1 से 5 मैक की स्पीड है और आउट निकलती है एट हाइपरसोनिक स्पीड मतलब ग्रेटर देन 5 मैक की स्पीड में। इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब इंडिया में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग जो इंजन टेस्ट था स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का, हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आप बना सकते हैं, ठीक है ना।
अभी तक के जो मोस्ट मिसाइल्स थी दे वर यूजिंग द रैमजेट इंजन, जो कि सुपरसोनिक स्पीड में मैक 3 तक की स्पीड यूज करते थे, मैक 3, ओके, लोअर सुपरसोनिक की स्पीड यूज करती थी, मैक 3 तक की स्पीड यूज होती थी, ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको HSTDV बोलते हैं, HSTV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, HSTDV, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे मूव करते हैं, कंगना रनौत गेट्स Y+ CRPF कवर। तो बेसिकली यहाँ पे CRPF के बारे में आपको बता सकते हैं। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है इंडिया की, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके अलावा जो बाकी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वो है असम राइफल्स, जो कि 1835 में बना था, एंड इसका पहले जब बना था तो कछार लेवी के नाम से बनी थी। देन BSF दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। असम राइफल्स का पैरामिलिट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपके डिफेंस प्लस होम दोनों की मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको पैरामिलिट्री कहते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया BSF, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को बेसिकली ये मॉनिटर करने का काम करता है। 1965 के बाद इसको बनाया गया था, वॉर जब हुआ था उस समय इसको बनाया गया था। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, आपके PSU स्पेस एस्टैब्लिशमेंट, एयरपोर्ट, इन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है बेसिकली। NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो गया, एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो कि 1984 में रेस की गई थी, ओके, फॉलोइंग द ऑपरेशन ब्लू स्टार। देन सशस्त्र सीमा बल है, सशस्त्र सीमा बल भी है आपकी एक फोर्स है, ठीक है ना। अगर हम बात करें CRPF की स्पेशली, तो CRPF जो है ओरिजिनली क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से बनी थी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से बनी थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट आया पार्लियामेंट का, जो कि 1949 में है, तब इसको CRPF बनाया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, उड़ीसा विलेजर्स सेट टू ज्वाइन मोबाइल हाईवे। उड़ीसा विलेजर्स को मोबाइल हाईवे मिल गया है, कहाँ पे, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है। दे आर सेट टू एंजॉय अनइंटरप्टेड सेलुलर सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, ओके। ओडिशा का मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है, दे आर सेट टू एंजॉय अनइंटरप्टेड सेलुलर सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ ड्यू टू थ्रेट्स एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। वहाँ पे थ्रेट भी थी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी था। मोबाइल टावर्स वहाँ पे इंस्टॉल नहीं किए जा सकते थे। इसको स्वाभिमान अंचल कहा जाता था, फॉर्मली नोन एज कट ऑफ एरिया। इसको कट ऑफ एरिया भी कहते थे, स्वाभिमान अंचल इसको बोलते हैं। जगह जो है वो स्वाभिमान अंचल है। तो स्वाभिमान अंचल में बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था और मोबाइल टावर्स वहाँ पे इंस्टॉल किए नहीं जाते थे, इसलिए इसको कट ऑफ एरिया भी कहा जाता था, ठीक है ना। ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर एरिया में है। स्वाभिमान अंचल के अंतर्गत 151 गांव आते हैं। 151 विलेजेस आर अंडर दिस स्वाभिमान अंचल इन दिस एरिया एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स एंड बाय इनहॉस्पिटेबल टेरेन ऑन अनदर। 3 तरीके से तरफ से तो पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से इनहॉस्पिटेबल टेरेन से है, ठीक है ना। एंड इसीलिए बेसिकली इसमें ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, बट अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी हो गई है। उड़ीसा हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ विलेजेस इन द कंट्री विद नो मोबाइल सर्विस। अगर आपसे पूछा है कि मोस्ट नंबर ऑफ विलेजेस विद नो मोबाइल सर्विस कौन सा स्टेट में है, तो वो उड़ीसा के अंतर्गत है। ये भी आपको एक फैक्ट मैंने बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लैक्स एक्शन प्लान। अब ये मनीष सिसोदिया का कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें एक्शन प्लान नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि लगभग 80% यूथ जो है दे आर हैविंग अ डिग्री आर नॉट कंसीडर्ड एम्प्लॉयबल एंड अ पॉलिसी इज नीडेड जो कि इस फॉल्ट को दूर करे। एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट को लाए। मेन इनका कहना है कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ना कि यूथ को इसी तरीके से छोड़ दे। सो दे वर टॉकिंग अबाउट वोकेशनल डिग्रीज ऑल्सो, कि नई जो एजुकेशन पॉलिसीज में वोकेशनल डिग्री का प्रोग्राम आएगा। लेकिन मैंने कहना है इट वॉज इनअप्रोप्रिएट टू ट्रीट वोकेशनल डिग्री डिफरेंट फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी अदर सब्जेक्ट, ठीक है ना। एंड इन सब्जेक्टों को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, इसको अलग नहीं समझना चाहिए। दिस इज व्हाट ही सेड। एंड उन्होंने ये भी कहा कि बेसिकली जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि रोट लर्निंग से हटना चाहिए और एनिमेशन ओरिएंटेड एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। जो सजेशन वॉज ये कि यू शुड मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, मतलब कि जो रट्टाफिकेशन वाली पद्धति है उसको छोड़ना पड़ेगा, और एनिमेशन ओरिएंटेड एजुकेशन जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मॉडल्स के थ्रू पढ़ाया या समझाया जाए, उस तरीके के कुछ आपको प्रावधान करने की ज़रूरत है। तब जाके आप कह सकते हो कि आपके एजुकेशन में थोड़ा कुछ नए चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी।
सेंटर लॉन्चेस 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहैब हेल्पलाइन। अब सेंटर ने लॉन्च किया, यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, उसने लॉन्च किया 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन टू प्रोवाइड एक्सपर्ट सपोर्ट टू पीपल फेसिंग एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स एंड अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। तो ऐसे कोई भी लोग जो कि फेस कर रहे हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स एंड अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, वो इसमें मतलब कि कांटेक्ट कर सकते हैं टू दिस रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन, जिसका नाम है किरण। ओके, किरण कैन बी कॉल्ड फ्रॉम लैंडलाइन एंड मोबाइल फोन्स अक्रॉस द कंट्री एट द नंबर 1800-599-0019। दिस इज व्हाट हैज बीन अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। याद रखिएगा, किरण क्या है? हेल्पलाइन है, लैंडलाइन हेल्पलाइन है, मोबाइल हेल्पलाइन है फॉर दोज पीपल हु आर फेसिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स एंड अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न। तो अगर कोई भी व्यक्ति मेंटल हेल्थ कंसर्न से फेस कर रहा है तो आप किरण के थ्रू बिल्कुल कोलैबोरेट करिए, कॉन्टैक्ट करिए। नंबर एक बार याद कर लीजिए, 1800-599-0019। तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समाधान या सोल्यूशन मिलने की संभावना है। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन में, द चाइनाज LAC एग्रेशन, इंडियाज ऑब्फस्केशन। ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने देखो यहाँ पे टारगेट थोड़ा बीजेपी को भी बनाया है कि बीजेपी जो जिस रेटोरिक के थ्रू पार्टी पावर में आई थी, यानी कि जो उसका स्टैंड हार्ड स्टैंड था जिसको देख करके लोगों ने वोट दिया था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ऐसा ऑथर का कहना है कि आपको लोगों ने इसलिए दिया था वोट क्योंकि आप हार्डलाइनर्स के उसमें आते हैं कि आप किसी की वो सहेंगे नहीं, यू विल नॉट फेस एनीवन, और इस तरीके से आप किसी को बख्शेंगे नहीं अगर कोई आपकी टेरिटरी लेता है। बट व्हाट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट इज दैट प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कोई हमारी टेरिटरी में नहीं घुसा है, कोई हमारी टेरिटरी नहीं लिया है, कोई हमारे यहाँ मिलिट्री पोस्ट नहीं बना रहा है। वहीं पे आपका जो एक्सटर्नल अफेयर्स बोलता है वो ये बोलता है कि चाइनीज साइड सॉट टू इरेक्ट अ स्ट्रक्चर इन द गलवान वैली। वहीं पे कोई ये बोलता है, आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष सिंगला, उनका ये कहना है कि तब तक बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा चाइना के साथ जब तक स्टेटस क्वो मेंटेन नहीं होता। अब अगर स्टेटस क्वो मेंटेन नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। अगर कुछ चेंज हुआ है तो ये क्यों होता है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ और बोल रहे हैं, होम मिनिस्ट्री कुछ और बोल रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ और बोल रही है, और फॉरेन सेक्रेटरीज कुछ और बोल रहे हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस दैट आर हैपनिंग, एंड जो कि कंफ्यूजन और जो कि डाउट्स भी क्रिएट करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर क्रिएटिंग डाउट्स इन द माइंड ऑफ पीपल, सिटीजन, जो आम आदमी जिसके दिमाग में है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। ऑथर ने जो दूसरी चीज उठाई है कि इट इज बिकमिंग क्लियर दैट गवर्नमेंट इज सीकिंग सॉफ्ट मेजर्स इन स्टिचिंग टुगेदर अ रिस्पॉन्स टू चाइना। चाइना के रिस्पॉन्स की जब बात आती है तो थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड हो जाता है गवर्नमेंट का, ठीक है ना। एंड द गवर्नमेंट अप्रोच एज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्टेटेड the other day is solution to the situation has to be found in the domain of diplomacy। उन्होंने ये कह दिया क्लियर कि डिप्लोमेटिक तरीके से ही सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। वहीं पे जहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि आप उसी तरीके से उनसे टेरिटरी लोगे जिस तरीके से वो आपसे टेरिटरी ले रहे हैं, जहाँ पे आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, राम टेम्पल बनवा दिया, राम मंदिर बनवाया, ये सारी चीज़ ऑथर के अकॉर्डिंग ये है कि आपका तो हमेशा से हार्ड स्टैंड रहा है, तो वाई नॉट दिस टाइम, वाई नॉट इन द चाइनीज टाइम आपने इस तरह किया है। अब ऑथर ने यहाँ पे 2.5 वॉर फ्रंट सिचुएशन बताई है कि इंडिया इज फेसिंग अ 2.5 वॉर फ्रंट सिचुएशन। एक्चुअली आप जब मिलिट्री के डोमेन में आएंगे या डिफेंस के डोमेन में आएंगे तो इंडिया की कंडीशन जो है वो 2.5 वॉर फ्रंट सिचुएशन जैसी है। एट प्रेजेंट ये सिचुएशन है। 2.5 वॉर फ्रंट क्या बेसिकली आपको कहना चाहिए कि क्या है, थोड़ा मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ कि जो ये फ्रेज है 2.5 वॉर फ्रंट, इट हैज़ बीन हर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन वेरियस फोरा। Essentially, it pertains to the Indian armed forces preparing to simultaneously fight conventional war to the north and west। मतलब कि एक तो conventional war 2.5 बोलते हैं इसको, मतलब कि एक तो दो ये वॉर के लिए तैयार रहती है इंडियन फोर्सेस हमेशा, एक चाइनीज साइड में, एक पाकिस्तान के साइड में। ये दो फुल फ्लैश्ड वॉर हो गए, प्लस एक इंसर्जेंसी जो कश्मीर रीजन में इंटरनल इंसर्जेंसी, हमारा इंटरनल मैटर है, उसके लिए ऑथर ने कहा कि ये सिचुएशन इंडिया में इस समय है। एट प्रेजेंट इंडिया इज फाइटिंग थ्रू टू दिस 2.5 फ्रंट सिचुएशन, ठीक है ना। यहाँ पे कश्मीर का इशू है, जहाँ पे आपका पाकिस्तान के साथ वॉर की कंडीशन है, एक तरफ वो अटैक करते हैं, दूसरी तरफ चाइनीज़ आपकी तरफ एग्रेशन दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें जो ऑथर ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया। अब कुछ और बातें भी ऑथर ने यहाँ पे बोली है, जैसे कि
यहाँ पे कश्मीर कन्फ्लिक्ट तो है ही, पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट है, चाइना जो है वो तीसरा प्लेयर निकल के सामने आया है, ठीक है ना। अब ऑथर ने ये कहा कि एक जो कन्फ्यूजन ये भी है, हम क्लियरली क्यों नहीं आर्टिकुलेट कर पा रहे, आइडेंटिफाई कर पा रहे प्रॉब्लम को या एड्रेस कर पा रहे चाइनीज थ्रेट को, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट सपोर्ट ऑफ वेस्ट। मतलब वेस्ट का सपोर्ट लिमिटेड है, वो बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट दे नहीं रहे। यूरो अमेरिकन असिस्टेंस जो है इन चेकिंग चाइना जो है, दैट हैज़ नॉट बीन वेरी गुड। ओके, यूरो अमेरिकन असिस्टेंस जो रहा है चाइना को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रहा नहीं है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप देखो तो कोविड-19 के टाइम में कोई भी वेस्टर्न कंट्री इस तरीके से एंथुजियास्टिक नहीं है कि वो चाइना में अपनी एनर्जी लगाए चाइना को कंट्रोल करने में। तो यहाँ पे भी हमारा सपोर्ट थोड़ा घटता जा रहा है। सो दैट इज अनदर रीजन कि क्यों हमारा स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। प्लस अनप्रिडिक्टेबिलिटी कि यूएस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना, एक न्यू प्रेसिडेंट आने वाला है, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ना रहे, तो वो भी आपके इनएबिलिटी है कि वो भी कोई मदद कर पाए, ठीक है ना। देन इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड ल्यूक वार्म ग्लोबल मूड। ग्लोबल मूड जो रहा है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नया टाइप का रहा है, मतलब कि ठीक टाइप का है कि देखो तो ये कारण है कि इंडिया जो है बेसिकली वाइजेस्ट स्ट्रेटजी ये नहीं कि चाइना के अगेंस्ट हम थोड़ा फाइट के मूड में आगे आए या थोड़ा उनसे एग्रेसिव तरीके से डील करें। सो दिस इज अनदर थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड बाय दी ऑथर। आगे अगर देखो तो बीजेपीज डिप्लोमेटिक अप्रोच टू डील विद चाइनाज एग्रेसिव लैंड ग्रैब ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम अ कैपेसिटी डेफिसिट। अब ऑथर ने कहा कि जो बीजेपी का डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जो ये टर्म यूज कर रहे हैं वो लोग कि डिप्लोमेटिक तरीके से ही सोल्यूशन होगा, ये इसका एक रीजन ये भी कि आपको ये भी कहीं ना कहीं पता है कि आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी है। चाइनीज अगर देखें तो मिलिटरीली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके पास एक सुपीरियरिटी थी, वो थी नेवल, लेकिन वहीं पे उनके पास साइबर में सुपीरियरिटी है, स्पेस में बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी है, कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है जहाँ पे आपकी लिमिटेड कैपेबिलिटी है। नेवल में मैरीटाइम में ज़रूर आपके पास कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने आपको जो 9 डैश लाइन और इस सब के कवर करने की जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये सारी चीज़ों के थ्रू वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कोशिश ये करनी कि आप क्वाड ग्रुप के थ्रू या इंडो पैसिफिक रीजन में अपने मैरीटाइम सर्वेलेंस को और ज़्यादा मजबूत करें। क्वाड ग्रुप में 4 कंट्रीज याद रखेगा, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इनके साथ स्ट्रैटेजिक डायलॉग बनाओ और ज़्यादा मजबूती लाओ अपने मैरीटाइम उसमें। If India is serious about checking China's maritime influence in the region, it would need to invest more resources to improve its naval capacities. अब अगर हमको चाहिए कि हम मैरीटाइम सुपीरियरिटी भी बना करके रख सकें या चाइना का जो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल कर सकें इस रीजन में, तो हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा इन मोर रिसोर्सेज टू इम्प्रूव द नेवल कैपेसिटीज़। हमको अपनी नेवल कैपेसिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर कोविड-19 को अगर हम देखें तो डिफेंस एक्सपेंडिचर इज बाउंड टू टेक अ बैक सीट। अब आगे हम देखें कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर आने वाले समय में है वो और ज़्यादा घटेगा ही घटेगा, है ना, बढ़ेगा तो नहीं। सो यहाँ पे भी हमको और डिफरेंस थोड़ा बनाना पड़ेगा और कुछ इस तरह से मूव करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सो दैट अप्रोच हैज़ टू बी फॉलोड। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम यहाँ पे एडिटोरियल है। एम्पावर द यूथ फर्स्ट। सबसे पहले ऑथर ने बात की 2014 की नेशनल यूथ पॉलिसी की। तो 2014 की नेशनल यूथ पॉलिसी बोलती है कि एक यूथ ऐसा व्यक्ति है जो 15 से 29 साल के बीच का है, 15 से 29 साल के बीच का। तो यहाँ पे लगभग 27.5% पॉपुलेशन इंडिया की पड़ती है जो 15 से 29 साल के बीच की है। अब न्यू नेशनल यूथ पॉलिसी जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि लगभग 2710 रुपये पर यूथ ऑन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, फूड सब्सिडी में खर्च होता है पर मंथ। 2710 रुपया पर मंथ पर यूथ ऑन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, या इसमें पर मंथ तो नहीं लिखा है, पर यूथ लिखा है, पर यूथ, ठीक है ना। तो इसका टोटल अगर किया जाए तो 90,000 करोड़ रुपए आता है। अगर 90,000 करोड़ रुपए को हम जीडीपी के हिसाब से तुलना करें तो लगभग 1% ऑफ जीडीपी आता है। अगर 1% ऑफ जीडीपी ही आप यूथ पे खर्चा करें, सो दैट इज हार्डली कमेंसुरेट विद देयर पॉपुलेशन एंड पोटेंशियल। अगर आप उनको डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाना चाहते हो तो ये तो बहुत कम है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने सजेस्ट किया था कि नॉट इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन एंड यूथ एट 4% ऑफ जीडीपी एवरी ईयर, मतलब अगर आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कम से कम 4% या 4% से कम कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट में अगर आप यूथ में 4% ऑफ जीडीपी आपको कम से कम इन्वेस्ट करना है, वहीं पे आप इंडिया में कितना कर रहे हो, केवल 1% ऑफ जीडीपी कर रहे हो, ठीक है ना। ड्रॉइंग फ्रॉम द 2018 स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट जो आई थी 2018 की, उसके अगर थ्रू देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है लगभग 18.3% है,
ठीक है ना। एंड 30% जो इसमें है यूथ उस कैटेगरी में कि दे आर नाइदर एम्प्लॉयड नॉर इन एजुकेशन कैटेगरी, मतलब ना ही वो एम्प्लॉयड है ना ही वो एजुकेशन की कैटेगरी में है। तो अब अगर ना ही एम्प्लॉयमेंट में है ना ही एजुकेशन में है तो फिर मतलब वो कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से थोड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड बना पाओगे या फायदा उठा पाओगे। इस कारण से ऑथर ने कहा है कि एप्रोप्रिएट चीज क्या रहेगी, एप्रोप्रिएट थिंग वुड बी टू लॉन्च इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम। देयर शुड बी एन इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम है, इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम निकालो, जैसा कि यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी ने निकाली थी। यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी प्रोग्राम आया था, यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी EUYG, वैसा ही आप IYG निकालो, इंडियन यूथ गारंटी निकालो। और ये जो यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी आया था ये 2010 में आया था एंड इट वाज द टाइम जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे भी ज़्यादा था, ठीक है ना। तो उस समय अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे ज़्यादा था, लगभग 20% का हो गया था। वैसा ही इंडियन यूथ गारंटी इनिशिएटिव की ज़रूरत इंडिया में है जो कि बैक करेगी यूथ को और उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में इंगेज कराने की कोशिश करेगी। तो फिजिकल स्ट्रेस का टाइम चल रहा है एंड बजटरी एलोकेशन बेसिकली चाहिए ताकि एक यूथ कंपोनेंट का इंक्लूड किया जा सके प्लान में। देयर शुड बी अ यूथ कंपोनेंट दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान। देख यूथ कंपोनेंट की जरूरत है। द यूथ कंपोनेंट वुड बी फॉर्मुलेटेड बाय स्टेट यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल मिनिस्ट्रीज टू चैनलाइज द फ्लो ऑफ आउटलेज एंड बेनिफिट प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ यूथ पॉपुलेशन। तो यूथ पॉपुलेशन को बेनिफिट मिल पाए इस कारण से सेंटर स्टेट यूनियन टेरिटरीज सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड ये केवल एक बजटरी एलोकेशन नहीं होगा बट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको अपन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से करने की कोशिश करें। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहना चाहिए कि हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी रोप इन करना है ताकि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके और आपको प्रॉपर आउटकम्स दिखने लगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की है। अगला जो आर्टिकल है वो है रिवाइविंग द इकोनॉमी, ठीक है ना। तो द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिवाइविंग द इकोनॉमी। तो रिवाइविंग द इकोनॉमी में सबसे पहले ऑथर ने कहा कि देयर आर फोर आपको 4 इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बेसिकली 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। पहली चीज तो आपको ये मेक श्योर करनी है कि आपको ये पता रहे कि एक प्रॉब्लम है। जब तक आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक आप सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। तो ऑथर हैज सेड दैट फर्स्ट यू शुड एक्नॉलेज द प्रॉब्लम देन ओनली अ प्रॉपर सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले 4 की इंडिकेटर्स है, 4 की इंडिकेटर्स आर देयर। फर्स्ट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ GDP के टर्म में अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन देखें तो वो बहुत ज़्यादा कम हुआ या डिक्लाइन हुआ है बिटवीन 2014 एंड 2019। 2014 से लेकर 2019 तक कैपिटल फॉर्मेशन अगर देखें तो 30.1% से घट करके 27.4% रह गया है। डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट घटना एक गलत सिग्नल देता है। सो दैट इज अ रॉन्ग सिग्नल दैट हैज़ बीन गिवन। दूसरा जो इशू है वह कंज्यूमर डिमांड इन अर्बन इंडिया। जो कंज्यूमर की डिमांड है अर्बन इंडिया में वो डिक्रीज हुई है, ठीक है ना। डोमेस्टिक कार सेल्स वर ऑन अ स्टीडी डिक्लाइन फॉर 9 कंसेक्यूटिव मंथ। पिछले अगर साल की बात करें तो लगभग 9 महीने कंटिन्यूसली आपकी डोमेस्टिक जो कार सेल्स थी वो डिक्रीज हुई थी। तो डिमांड ही नहीं है, तो जब पब्लिक डिमांड ही नहीं करेगी तो फिर आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, ठीक है ना। दूसरा अगर आप देखो तो कमर्शियल व्हीकल्स की भी सेल्स डाउन थी बाय 39%। दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग अ फॉल इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अगर कार सेल्स ऑटोमोबाइल सेल्स नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपके जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्लाइन पे हैं। तीसरा ये है जो FMCG डिमांड है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जो ड्यूरेबल्स नॉर्मल जल्दी से आप यूज़ करते हो जैसे बिस्किट के पैकेट नॉर्मल चीज़ें, इनका जो डिमांड है इन द रूरल इकोनॉमी ये वीक था। FMCG का जो रूरल इकोनॉमी में डिमांड है वो थोड़ा कम रहता है, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर इशू एंड इससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी घटेगा, है ना। चौथा जो पॉइंट है वो 8 कोर सेक्टर्स को लेकर के दे रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ -0.2%। तो 8 कोर सेक्टर्स जो थे वो उनमें -0.2% की ग्रोथ हुई, ठीक है ना, मतलब एक तरह से डिक्लाइन हुआ। सो बेसिकली दीज आर द इशूज विच आर प्लेइंग द इंडियन इकोनॉमी। अगर आप देखो तो ये 4 एक ऐसे रीजंस हैं जो कि मैंने 4 पॉइंट बताए, इनको आप जरूर मेंशन करिएगा जब भी आप आंसर राइटिंग करिए, तो इनको मेंशन आप कर सकते हैं डायरेक्टली कि क्या क्या इशूज हैं या क्या इंडिकेटर्स हैं जो कि डिफाइन दिखा रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है। तो ये बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि दिखाते हैं कि प्रॉब्लम इकोनॉमी में चल रही है। अब ऑथर ने यहाँ पे क्या बोला है, एक और कुछ और प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए, जैसे कि जो अर्बन हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट एपेटाइट है दैट इज ऑल्सो लो, अर्बन कंजम्पशन लो है,
कॉन्ट्रैक्शन है 8 कोर इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना, एंड डिमांड्स आर नॉट पिकिंग अप, डिमांड बढ़ नहीं रही है। केवल एक सेविंग ग्रेस पॉइंट है जो कि आपकी रूरल डिमांड है। रूरल डिमांड अर्बन डिमांड से ज़्यादा अच्छी रही है, ठीक है ना। एफएमसीजी को छोड़ दो तो रूरल डिमांड हैज़ बीन बेटर देन दैट। इसमें मनरेगा का बहुत बड़ा रोल रहा है, मनरेगा वेजेस का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है, ठीक है ना। अब वे फॉरवर्ड में ऑथर को सजेशंस दे रहा है, जैसे कि पहला पॉइंट ऑथर ये कह रहा है, द अर्बन इकोनॉमी हैज़ टू गेट रनिंग। सबसे पहली बात, अर्बन इकोनॉमी हैज़ टू गेट रनिंग, इन्वेस्टमेंट नीड टू गो अप, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ठीक है ना। कैपिटल फॉर्मेशन करना है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो कैपिटल फॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स आपको डेवलप करने हैं। तो ये कुछ सोल्यूशन आप आंसर राइटिंग जब करिएगा तो इसको इसी तरीके से, आप अभी नोट्स लिख रहे होंगे तो उसमें इसी तरीके से पढ़ना है कि क्या व्हाट शुड बी डन, व्हाट आर द सोल्यूशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन करो, गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर में बढ़ाना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अकेला हेल्प नहीं करेगा, आपको जॉब्स और क्रिएट करने की ज़रूरत है। देन यू हैव टू ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट। देन सेकंड इज दैट रूरल ग्रोथ मॉडल्स नीड टू बी सस्टेनेबल। रूरल जो ग्रोथ मॉडल को सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। डिस्पोजेबल इनकम उनके हाथ में बढ़ाओ ताकि वो और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। मनरेगा में जैसे नंबर ऑफ डेज 100 थे तो इनको 200 कर दो, है ना, तो और ज़्यादा इनकम उनके पास हो जाएगी। थर्ड है, देयर नीड्स टू बी अ मैसिव पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीडिंग टू बूस्ट द कोर सेक्टर डिमांड एंड जनरेट जॉब। तो पुश आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को देना चाहिए ताकि और ज़्यादा जनरेट करे, डिमांड भी जनरेट हो और ज़्यादा जॉब्स भी जनरेट हो। तो आपको इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश करना चाहिए, ठीक है ना। देन लास्ट है फोकस ऑन डिमांड जनरेशन। डिमांड आप बढ़ाओ, किसी तरीके से इनकम लोगों के हाथ में ज़्यादा करो। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम उनके हाथ में रहेगी डिस्पोजेबल, और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को करेंगे। सो ब्रिंग बैक द डिमांड, डिमांड को ज़्यादा लाओ, ऐसे रिफॉर्म्स करें ताकि लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आए। जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी करेंगे। सो दीज आर द सोल्यूशंस विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे जो न्यूज़ है वो है एनआईए एक्यूज्ड इरेज्ड डेटा फ्रॉम कंसोल्स। एनआईए की बात कर लेते हैं। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए आपका बना था एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड इट इज empowered टू डील विद टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस द स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स। स्टेट से अब इनको स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, empowered है कि वो करें। और अभी रिसेंटली यूएपीए एक्ट के अंतर्गत तो इनको और ज़्यादा पावर दे दी गई कि वो इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। बहुत सारे पावर्स एनआईए को दिए गए थे, ठीक है ना। एनआईए के ऑफिसर्स जो है पुलिस इंस्पेक्टर्स के जैसे ही उनके पास पावर रहेगी, उसी तरीके से वो डील करेंगे, है ना। ये सारी पावर्स भी दी गई थी यूएपीए में, अभी अमेंडमेंट किया गया था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में, तब ये सारी चीज़ें हुई थी। ये बना था एनआईए एक्ट 2008 के थ्रू। एनआईए एक्ट 2008 का एक्ट है, 2008 का एक्ट है, उसके थ्रू बना था। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसको भी आप याद रखिएगा। A state government may request the central government to hand over the investigation of a case to NIA। अब jurisdiction ऐसा है कि या तो स्टेट गवर्नमेंट किसी केस को बोल सकता है कि आप NIA को सौंप दो, या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद NIA को दे सकता है कि आप कोई भी केस दे सकता है, ठीक है ना। और इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, यहाँ से इसके ऑफिसर्स आते हैं। एनआईए के स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं, देयर आर स्पेशल कोर्ट्स अंडर द एनआईए, ठीक है ना। एंड इनको बहुत सारी पावर्स दे दी गई थी अभी यूएपी के अंतर्गत, तो इनके ऑफिसर्स को बहुत सारी पावर्स भी दी गई है रिसेंटली। तो आप मुझे एक चीज़ बता सको कमेंट सेक्शन में कि व्हाट वर द रिसेंट अमेंडमेंट्स इन द यूएपीए एक्ट जिनके अंतर्गत पावर इनको दी गई थी, तो दैट विल बी वेरी गुड, है ना। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करना कि मुझे बताओ। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कंपनी लीडर नीमा तेंजिन एट द फ्यूनरल इन लेह, ठीक है। एंड ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कंपनी लीडर थे नीमा तेंजिन, जिनके फ्यूनरल में जिनका फ्यूनरल था लेह में। सो बेसिकली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो रेज हुई थी, इट वाज इमीडिएटली आफ्टर द 1962 सीनो इंडिया वॉर, यानी कि इंडिया चाइना वॉर। इंडिया चाइना को इंडो चाइना नहीं लिखते हैं, एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, इंडो चाइना नहीं लिखते। इंडो चाइना जब लिखा जाता है इसका मतलब है कि चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं उनके रिलेशंस के बारे में आप बोल रहे हो, ठीक है ना। हम इनको लिखते हैं सीनो इंडिया। वहाँ पे एक ट्राइब है बेसिकली जिसके नाम पे सीनो इंडिया नाम लिखा गया है, तो सीनो इंडिया हम बोलते हैं। एसएसएफ जो रेस किए थे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, वो आफ्टर द 1962 सीनो इंडिया वॉर रेस की गई थी। इट वॉज अ कोवर्ट आउटफिट विच रिक्रूटेड तिब्बतन्स। नाउ इट हैज़ अ मिक्सचर ऑफ तिब्बतन्स एंड गोरखास एंड इनिशियली वेंट बाय द नेम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 22। इसका नाम था पहले एस्टैब्लिशमेंट 22, एस्टैब्लिशमेंट 22।
इट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के परव्यू में आता है ये, हेडेड बाय इंस्पेक्टर जनरल हु इज द आर्मी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ मेजर जनरल, ठीक है ना। इंस्पेक्टर जनरल के इसका हेड होता है जो कि आर्मी ऑफिसर होता है ऑफ द रैंक ऑफ मेजर जनरल। यूनिट्स जो हैं दैट कंप्राइज एसएसएफ आर नोन एज विकास बटालियंस, जो यूनिट्स इसके अंदर एसएसएफ के अंदर आती हैं यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस के अंदर जो यूनिट्स आती है उसको हम बोलते हैं क्या, विकास बटालियन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द एसएसएफ यूनिट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी बट दे फंक्शन अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी, ठीक है ना। ये स्ट्रिक्टली पार्ट नहीं है आर्मी का, लेकिन ये ऑपरेशनल कंट्रोल में आते हैं अंडर द आर्मी। विमेन सोल्जर्स टू फॉर्म पार्ट ऑफ एसएसएफ यूनिट एंड परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क, तो क्या विमेन्स भी होती हैं, तो हाँ कुछ विमेन भी पार्ट हैं ऑफ द एसएफएफ एंड उसको स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करती हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। अगस्त रेनफॉल हाईएस्ट सिंस 1926 IMD, अब जो अगस्त रेनफॉल इस साल की रही है दैट हैज बीन हाईएस्ट सिंस 1926, 1926 के बाद हाईएस्ट रेनफॉल रही है ये, एंड ये 32.7 सेंटीमीटर रही है विच इज़ नियरली 27% मोर देन व्हाट इज नॉर्मल फॉर द मंथ, तो नॉर्मल से 27% ज़्यादा रेनफॉल हुई है। दिस इज एज पर द IMD यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आया है। 1926 के बाद ये रिकॉर्ड रेनफॉल है, अगस्त की रिकॉर्ड रेनफॉल है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स इसके में ऐड करता हूँ, सबसे पहले तो IMD के बारे में बता देते हैं। IMD यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में बना था। कब बना था IMD? 1875 में, 1875 में बना था। एंड इट्स द नेशनल मीटरोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ द चीफ गवर्नमेंट एजेंसी डीलिंग विद एवरीथिंग रिलेटेड टू मीटरोलॉजी, सीस्मोलॉजी एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट, तो मीटरोलॉजी से रिलेटेड। अब कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। IMD याद रखिएगा 1875 में बना था। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। मीटरोलॉजी क्या होता है? मीटरोलॉजी इज दिस ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एटमॉस्फेयर एंड वेरियस फिनोमिना ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये मीटरोलॉजी होता है। इसके बाद आपको दो चीज़ें और बताता हूं मैं। अभी रिसेंटली एक टर्म आता है लॉन्ग पीरियड एवरेज, कि नॉर्मल रेनफॉल, एक्सेस रेनफॉल, ये होती क्या है। सबसे पहला टर्म आपको याद रखना है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 1951 से लेकर के 2001 तक के पीरियड के बीच का, मतलब ये जो 50 साल थे 1951 से लेकर के 2001 तक के पीरियड का एवरेज रेनफॉल लिया जाता है, 50 ईयर पीरियड लिया जाता है, ठीक है ना। तो पहले ये जो पीरियड था वो 1950 से लेकर के 2000 तक का था, और अब ये 1951 से लेकर के 2001 तक का पीरियड है। पहले जो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल थी वो 89 सेंटीमीटर थी, यानी कि नॉर्मल जो रेनफॉल थी दैट वाज 89 सेंटीमीटर, बट रिसेंटली इसमें चेंजेस किए गए और चेंजेस करके जो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल थी अब उसको 88 सेंटीमीटर कर दिया गया। तो नाउ द लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल इज 88 सेंटीमीटर, ये आपकी बेसिकली 88 सेंटीमीटर मानी जाती है लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल। अब देखो नॉर्मल रेनफॉल क्या होती है, तो नॉर्मल रेनफॉल मतलब कि जब नॉर्मल और नियर व्हेन द परसेंटेज डिपार्चर ऑफ द एक्चुअल रेनफॉल इज +-10% ऑफ LPA बिटवीन 96% टू 104%। याद रखिएगा जब 96% से लेकर के 104% ऑफ LPA होता है तो ये नॉर्मल रेनफॉल माना जाता है। बिलो नॉर्मल मतलब कि 90 से 96% अगर LPA की बारिश हुई है तो वो बिलो नॉर्मल है। 104 से 110% ऑफ LPA अगर बारिश हुई है तो वो फिर आपका एबव नॉर्मल है। 90% LPA से कम बारिश हुई है तो वो डेफिशिएंट है, और 110% ऑफ LPA से ज़्यादा है तो फिर वो एक्सेस है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशंस अंडर द IMD। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। 96 से लेकर के 104 तक आपका नॉर्मल रेनफॉल आता है, 90 से 96 बिलो नॉर्मल आता है, एबव नॉर्मल 104 से 110% ऑफ LPA में आता है, डेफिशिएंट मतलब लेस देन 90% में आता है, एक्सेस मतलब कि मोर देन 110% में आता है, ठीक है ना। चेंज आवर वेज स्विफ्टली एंड ग्लोबली, डेविड एटनबरो। तो डेविड एटनबरो बेसिकली ही हैज़ बीन गिवन द इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ओके। तो इनको ही हैज़ बीन गिवन द इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। सो दैट इज़ द थिंग। सर डेविड एटनबरो जो थे ही वॉज अ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर, ओके। एंड 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो था वो डेविड एटनबरो को दिया गया, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2019। डेविड एटनबरो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर थे एंड ही हैज़ गॉट दिस प्राइज, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना।
राफेल, यहाँ पे आप सबको राफेल के बारे में थोड़े से फैक्ट्स बता दूंगा। राफेल की इंडक्शन सेरेमनी जो है वो अम्बाला में होगी। तो लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट एज वेल। थोड़ा सा मैं आपको राफेल के बारे में बताता हूँ। तो राफेल बेसिकली इंडिया हैज़ रिसीव्ड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ राफेल जेट्स। राफेल जेट्स के पहला बैच हमको मिल गया है। इसमें 3 सिंगल सीट है, 2 ट्विन सीट है। इट विल बी स्टेशन एट अम्बाला एयरबेस। राफेल इज अ ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसको डेवलप किसने किया है? डेवलप्ड बाय द फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट। डसॉल्ट है फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, उसने इसको डेवलप किया है। टॉप स्पीड जो है इसकी बेसिकली वो है आपकी कितनी, 2232 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम वेट 24,500 किलोग्राम एंड रेंज है 3700 किलोमीटर की। हाइट, वेट ये सब हटा ही दो आप, ठीक है। एंड कैपेबल, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्राउंड सपोर्ट, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्राउंड सपोर्ट, एरियल रिकॉनाइसेंस, इन डेप्थ स्ट्राइक, इंटरसेप्शन, देन आपका न्यूक्लियर डिटरेंस, ये सारे काम करने की कैपेबिलिटी रखता है। ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताई दी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। 2-3 फोटो रखा था मैंने कि अगर कुछ भी आपको ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। एन ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट एंड अ रबर स्टैम्प पार्लियामेंट। अब ये जो न्यूज़ है बेसिकली श्रीलंका की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर है। श्रीलंका ने रिसेंटली गेजेटेड आउट किया ड्राफ्ट 20th अमेंडमेंट। तो श्रीलंका का 20th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आने वाला है, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी। सिंपल सा टर्म आप याद रखना, मैं आपको बताता हूँ कि 19th अमेंडमेंट जो था उसमें ये हुआ था कि पार्लियामेंट के पास पावर्स आई थी, और अब जो 20th अमेंडमेंट है वो 19th अमेंडमेंट को चेंज करेगा और अब प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आएंगी। केवल 2 ही 3 चीज़ें हैं जो पुराने अमेंडमेंट की अभी रखी जाएंगी। दे आर 5 ईयर टर्म्स फॉर द प्रेसिडेंट, मतलब कि अभी 5 साल ही रहेगा टर्म प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट दोनों का ही। एंड 2 टर्म लिमिट रहेगी प्रेसिडेंसी पे 2 टर्म लिमिट रहेगी, ठीक है ना। दीज आर द थिंग विच हैव बीन रिटेन्ड फ्रॉम द 19th अमेंडमेंट, ठीक है ना। इसके अलावा प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर रहेगी एंड पार्लियामेंट जो रहेगा और जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा दे विल रिमेन टू बी अ रबर स्टैम्प। ये कहा जा रहा है कि अब ये केवल रबर स्टैम्प बन के रह जाएंगे। पीएम हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ मेयर फंक्शनरी कंसल्टेड इन मोस्ट केसेज ओनली इफ नेसेसरी। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये बिल्कुल एक रबर स्टैम्प की तरह रह जाएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। नियरली 300 रोहिंग्या माइग्रेंट्स रीच इंडोनेशिया। तो यहाँ पे 300 रोहिंग्या माइग्रेंट्स जो थे बेसिकली दे रीच्ड इंडोनेशिया एंड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अब रोहिंग्या क्या है, बेसिकली दे आर 1 मिलियन इन नंबर इन म्यांमार, 2017 के स्टार्ट में थे। दे आर वन ऑफ द मैनी एथनिक माइनॉरिटीज़ इन द कंट्री। दे आर रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, एथनिक माइनॉरिटी रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम्स इन म्यांमार में। एंड मेजॉरिटी में वो रहते थे रखाइन स्टेट में, दे वर लिविंग इन रखाइन स्टेट। दे हैव देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर, है ना, ओन लैंग्वेज कल्चर था उनका। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार जो कि प्रिडोमिनेटली बुद्धिस्ट है, उन्होंने रोहिंग्या सिटीजनशिप डिनाई कर दिया, उनको एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द 2014 सेंसस, 2014 के सेंसस से उनको एक्सक्लूड कर दिया। एंड दे रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज देम एज अ पीपल ऑफ म्यांमार एंड उनको इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट करने लगे फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है ना। उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ एथनिक क्लींजिंग और ये सारी चीज़ें की, उनको बहुत मारा, प्रताड़ित किया, परसिक्यूशन किया, मोस्ट परसिक्यूटेड में आते हैं ये, और इनको यहाँ से भगाया भी। बांग्लादेश में भी रिसेंटली एक भाषणचार आइलैंड है जो कि हटिया में है, वो अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो रीज़न है, तो बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है दैट हैज प्रपोज सेटलिंग द रोहिंग्या ऑन द भाषणचार एन अनइनहेबिटेड आइलैंड इन द एस्चुरी ऑफ द मेघना रिवर। तो मेघना रिवर एस्चुरी में एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है भाषणचार का, जिसको हटिया आइलैंड, हटिया जगह है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है हतिया, और यहाँ पर आता है ये भाषणचार आइलैंड। तो ये हतिया है, ये भाषणचार है, और ये मेघना रिवर है बेसिकली, है ना, एस्चुरी इन द एस्चुरी ऑफ द मेघना रिवर वहाँ पे है बेसिकली, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, रीजन दिखाऊं, देखो ये तो यहाँ पे ये तो म्यांमार है, यहाँ पे रखाइन स्टेट आता है, और यहाँ पे आपका बेसिकली ये बांग्लादेश वाला रीजन है जहाँ पे आपका बॉर्डर है, बॉर्डर शेयर करता है वो। एंड ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो भाषणचार याद रखिएगा, वहाँ पे रेफ्यूजीज़ को रखने की बात बांग्लादेश ने की थी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया रोहिंग्यास के बारे में भी। आगे मूव करते हैं।
कर्व्स ऑन द करंट अकाउंट अफेक्टिंग MFIs। साधन, अब ये साधन क्या है? साधन इज एन एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। याद रखिएगा, साधन जो है इट इज एन एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई रिकॉग्नाइज करता है। इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन by National Rural Livelihood Promotion NRLM, National Rural Livelihood Promotion NRLP. It was founded as the Association of Community Development Finance Institutions by Seva Bank, Basics, Dhan Foundation and others in 1999। 1999 में इसको Association of Community Development Finance Institutions द्वारा बनाया गया था and it was given a status of self-regulatory organization by RBI in 2015। आरबीआई ने इसको सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का वो दे दिया, तमगा दे दिया 2015 में, ठीक है ना। साधन वॉज सेकेंड एसोसिएशन इन द बिजनेस माइक्रो लेंडिंग, जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ग्रुपिंग है। और इसके अलावा MFIN जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क पहला है और उसके बाद ये दूसरा है साधन, जो कि एसोसिएशन है आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, साधन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं द्रोणाचार्य, द फर्स्ट द्रोणाचार्य ऑफ इंडियन शूटिंग। जो पहले द्रोणाचार्य अवार्डी थे इंडियन शूटिंग के, प्रोफेसर सन्नी थॉमस, प्रोफेसर सन्नी थॉमस थे। याद रखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है? कोचेस को मिलता है, जो कोच अच्छे होते हैं ना उनको दिया जाता है। सो ये भी आपको याद रखना है। सो दैट इज इट फॉर द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट फ्रेंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और अब थोड़ा सा आंसर्स, जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स आपको बताता हूँ। पहला मैंने पूछा था स्वेप यानी कि स्टार्ट ऑफ विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। पहला स्टेटमेंट इसका सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता, बल्कि मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा बस सही है, तीसरा गलत है। पार्लियामेंट्री कमेटी के दोनों ही सही हैं, है ना। पार्लियामेंट बाउंडेड भी नहीं है और 105, 118 से ही ये गेन करते हैं पावर। बेसिक स्ट्रक्चर के मामले में पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसमें हमने बोल दिया कि कोर्ट ने डिफाइन किया है, क्लियरली प्रिंसिपल्स को लिस्ट कर दिया, बट ऐसा है नहीं। कोर्ट ने भी डिफाइन नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, कोर्ट ने भी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया, केस बाय केस बेसिस पे आता है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।